सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएंगे भाई। थर्मोडायनेमिक्स है लेकिन ये फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री वाला नहीं है भाई। बोलेंगे केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, जो बच्चे पढ़ लिए होंगे उनको तो पता ही होगा कि थर्मोडायनेमिक्स इधर भी है इधर भी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, मैथ्स में नहीं है। ठीक है ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला मैं बताने वाला हूँ, है ना बच्चों। फिजिक्स का इसमें थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी है, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए और फिजिक्स का पढ़िए, सिमिलर चीज़ें देखेंगे। और कुछ चीज़ें तो दिमाग घूम जाएगा, यहाँ पे कुछ और बताऊंगा और वहाँ टीचर कुछ और बताएंगे। तो बोलेंगे ये सर गलत पढ़ा रहे हैं या ये टीचर गलत पढ़ा रहा है। कौन गलत पढ़ा रहा है भाई? गलत कोई नहीं पढ़ा रहा है, दोनों सही पढ़ा रहे हैं अपने जगह पे। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, वो चीज़ें आगे आएगी और वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि भाई कन्फ्यूजन हो रहा है, इधर कुछ और पढ़ा रहा है इधर कुछ और पढ़ रहा है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कन्फ्यूज हो जाएगा। कन्फ्यूज होना ही नहीं है भाई, बिल्कुल एकदम अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें समझ में आएगी, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम कन्फ्यूज होंगे कि हमसे सवाल ही गलत हो गया। नहीं होगा सवाल गलत, समझने की बस होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी मैं जिस तरीक़े से बता दूंगा बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर होना चाहिए, है ना। बाकी शुरू करते हैं यार, थर्मोडायनेमिक्स आ गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप जो ये थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं ये कुछ अलग नहीं है भाई। अभी तक जो आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखा, हीट एंड टेम्परेचर देखा, ट्रांसमिशन ऑफ हीट देखा, ये सारे चीज़ों को मिला जुला कर ही इसमें आ जाता है। अगर आप पीछे वो चैप्टर देख के तभी पढ़िएगा बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको चीज़ें रिलेट होगी ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो इससे पहले वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ज़रूर देख लीजिएगा और हीट और टेम्परेचर भी, है ना। क्योंकि बच्चों सवाल भी आएगा तो आप उस वाले सवाल भी कर लेंगे, उस चैप्टर से आएगा वो भी सवाल हो जाएगा, और थर्मोडायनेमिक्स का भी सवाल आएगा तो ये भी हो जाएगा। तो आपका दो फ़ायदा हो जाएगा ना। और अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ मुझे यही पढ़ना है, उससे मतलब नहीं है, तो फिर भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसका सवाल कर पाइएगा, पीछे वाला चैप्टर का सवाल कैसे कर पाइएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लो में चलिए। फ्लो में चलने से आप ही का फ़ायदा है बच्चों, है ना। किसी और का फ़ायदा नहीं है, आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि सवाल इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा तो दोनों आप कर पाएंगे ना भाई। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे सिर्फ इसी से कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल बोरिंग तरीक़ा से बता दिया है, चीज़ें बस बताई गई है, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेना है, थोड़ा सा टाइम देना है। कुछ भारी नहीं है भाई आप ऐसा बना लिए हो दिमाग में कि बहुत टफ है, अरे कुछ नहीं है भाई कुछ टफ नहीं है। आप बस थोड़ा सा सीखने की तो क्षमता तो रखिए, सब कुछ हो जाता है ना। यहाँ से थोड़े से लगना चाहिए कि हाँ यार सीख लेना है बस। नहीं सीखना है तो लिख लेना है, लिख कर फिर एक बार देख लेना है, इसके बाद सवाल कर लेना है। नहीं आ रहा है फिर से देख लेंगे। देख देख कर सीखना है, किसी को नहीं आता है यहाँ दुनिया में, सब लोग यहाँ पे सीख कर ही आपको बता रहे हैं। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ भाई, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में और भी किताबों में, वही चीज़ को आपको रिपीट करता हूँ। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, वो तो लिखा हुआ ही है। मैं बस आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मैं बस एक मतलब मीडियम बन रहा हूँ आपके लिए, है ना। समझ सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ मैं हाई फाई ऐसा नहीं कुछ बता रहा हूँ, चीज़ें वही है, सब कुछ चीज़ें वही है बच्चों बस हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पृथ्वी पे आप कर क्या रहे हैं आप सोचिए ना, आप हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, वही चीज़ है। तो इतना ज्ञान फैलने के बाद कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आज थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स भाई। सेकंड पेन बदलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है बच्चों थर्मो का डायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये थर्मो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक डायनेमिक्स। सारे टीचर ऐसे ही बताते हैं, मैं भी ऐसे ही बताऊँगा। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं मेरे। देखिए ये बोलते हैं कि थर्मो जो है ये अलग है और ये एक डायनेमिक्स अलग है। यार यार यहाँ तक आ ही नहीं रहा है। ये थर्मो है और ये बच्चों डायनेमिक्स है। क्या होता है थर्मो का मतलब, क्या बच्चों, थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर में क्या, थर्मो मतलब कि टेम्परेचर हीट वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ों को हम मेजर करेंगे। इसमें बोलते हैं टेम्परेचर है, कहीं पे हीट है, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे भाई, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है क्या, फ्लूइड डायनेमिक्स हमने देखा। फ्लूइड जब मोशन करने लगता था, है ना। और जब हम लोग देखते थे कि रिलेटिव मोशन होता था वहाँ पे, मतलब नहीं पढ़ते थे बच्चों, मोशन में भी डायनेमिक्स आ जाता था। वो सब डायनेमिक्स है, मतलब चीज़ें चलने लगती है, बेसिकली यही बात है फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड चलने लगती है। तो क्या होता है, मतलब मोशन लिख देते हैं यहाँ पे, मोशन है बच्चों, इमोशन नहीं है आपका, ठीक है।
तो टेम्परेचर और हीट जो है, अगर उसका मोशन अगर वो चलने लगे, चलने का मतलब ऐसे चलेगा, दौड़ेगा, ऐसे थोड़ी दौड़ेगा वो ट्रैवल करने लगेगा। बोलेंगे कि ट्रैवल करेंगे मतलब कि कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू ट्रैवल करता था। बिल्कुल आपने सही सोचा, अगर आपने सोचा तो। लेकिन बच्चों इसके भी आगे कुछ चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ें ठीक है, इसीलिए मैं पीछे से बोलता हूँ कि देख लीजिएगा, चीज़ें अच्छी लगेगी आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हीट एंड टेम्परेचर का जब मोशन होने लगता है, मतलब इसके इसी के बारे में पढ़ना है। सोचिए, हीट टेम्परेचर पीछे भी था और यहाँ भी उसी के बारे में पढ़ना है। क्या आप देख रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं ये सब सारा उसका एप्लीकेशन ही है भाई। ये सारा जो देख रहे हैं ना आप, ये सब गाड़ी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर है, हमारे पास एसी है, हमारे पास विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स है, थर्मल है, थर्मस है ना, जो ये सारा उसी का तो है बच्चों, और कुछ अलग नहीं है, उसी का एप्लीकेशन है ये सब। और रियल वर्ल्ड में तो भर भर के करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चीज़ है ना बच्चों, यहाँ पे ये बहुत वास्ट है, इस पे पूरा किताब रहता है, पूरा किताब ही लिख दिया जाता है। क्योंकि ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं ऐसा कर दिया, कोई एक आदमी नहीं आया और वो आदमी बोल दिया कि यही चीज़ है तो है, ऐसा नहीं हुआ इस चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा अलग है। जब आप देखते थे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे, लॉज ऑफ मोशन, तो आपको लगता था ठीक है न्यूटन अंकल ने आकर ये सारी चीज़ें बता दी। लेकिन डायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे एक लोग नहीं है भाई, यहाँ पे मल्टीपल लोग भरे पड़े हैं, है ना। इसमें बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ इसमें हो जाते हैं, है ना। तो सारे इसमें लोग मिल के बनाए हैं, ऐसा कोई नहीं एक आदमी नहीं आकर बना दिया है। और बहुत टाइम लगा बच्चों, ये बहुत पुराना चीज़ है, समझिएगा। ये जो यहाँ पे थर्मोमीटर का यूज होता है, तो बिल्कुल मैंने पीछे भी बता रखा है कि यहाँ पे होता कुछ नहीं है, ये बस आपको हीट को मेजर कर रहा है। और हीट को मेजर करने का क्या मतलब है, मतलब कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडा है। कोई चीज़ गर्म है तो बोलते हैं कि भाई इसमें हीट एनर्जी है, कोई चीज़ ठंडा है तो हीट एनर्जी कम है, यही तो करते थे। लेकिन उसको मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर का एक टर्म ला देते हैं कि टेम्परेचर इतना है, तो हम समझ जाते हैं कि टेम्परेचर कम है तो हीट भी मतलब कम वो दे रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। चीज़ें बस ऐसे ही होती है। इसी थर्मामीटर को हम लोग ऐसे जिम में लगा लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ करते हैं, समझ रहे होंगे। तो वही हीट को मेजर करता है, ठीक है, और हमें टेम्परेचर बताता है। ये जो है, ये क्या है भाई, ये बोतल है, ये ऐसा बोतल है ना कि इसमें पानी रखेंगे तो बोला जाता है कि 12 घंटे तक उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें पानी रख दें तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना का मतलब क्या हुआ, इसका ये जो मटेरियल से बना हुआ है ना, ये अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ भाई। मिल्टन का बोतल वगैरह नहीं होता है, देखेंगे आप लोग, स्टील टाइप का दिखता है, तो उसमें अगर पानी गर्म रख दिए ना तो लगभग 12 घंटे तक गर्म ही रहता है ना। उसका यही एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो इसका ये मटेरियल जो बना हुआ है ना, ये अंदर के हीट को बाहर पास नहीं होने दे रहा होगा कुछ टाइम तक। हम ऐसा आइडियली ऐसा चीज़ बना नहीं सकते हैं कि मतलब कभी हीट ही नहीं पास हो, है ना। थोड़ा देर बाद वो भी ठंडा हो जाता है धीरे धीरे। यहाँ माइक्रोवेव्स बोलते हैं ना इसको। इसमें बच्चों आप इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर आप मेंशन करते हैं, ये हीट की वजह से पक जाता है ना अंदर ही। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लाइट आ रहा है उसी को आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। समझिएगा, यहाँ पे हीट और टेम्परेचर का ही बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि आप हीट एनर्जी को ही अलग अलग फॉर्म में बदलेंगे। हीट हम लोग थोड़ी जनरेट कर रहे हैं, हीट एनर्जी है, तो इस एनर्जी को कभी आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, और भी चीज़ें में कन्वर्ट कर देंगे। चीज़ें हैं बहुत सारी। एसी है भाई, एसी को अगर आपने ध्यान से देखा, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से मैं आगे बताऊँगा कि यहाँ पे जो एसी होती है ना, वो अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकती है। ये पंखा लगा होता है बाहर एसी के बाहर, तो ये बाहर हवा, गर्म हवा को बाहर फेंकता है और अंदर ठंडा हवा बना देता है, ठीक है। और अच्छे से बताऊंगा, बस अभी ऐसे ही इंट्रोडक्शन है बच्चों। यहाँ पे कुछ ऐसा भार नहीं मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भारी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ नहीं, चीज़ें बस समझनी है। प्लांट है, पौधे हैं, पौधे भी बोला जाता है कि ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। वहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर भी समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, ठीक है। पावर प्लांट में भाई, पावर प्लांट तो अभी भी बहुत सारा पावर प्लांट कोयला से ही चलता है। कोयला जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, और उस नेचुरल रिसोर्स से हम लोग उसको टेम्परेचर बढ़ा के उससे हीट एनर्जी लेते हैं, और उस हीट एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं बच्चों, है ना। तो समझ रहे हैं ना, सारा चीज़ें हम कैसे कैसे एनर्जी का फॉर्म में चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। और एरोप्लेन भी देख सकते हैं, इसका जो ये वाला विंग के नीचे ये क्या होती है, पंखी होती है ना, इतनी स्पीड में ये नचती है कि यहाँ की जो है हवा होती है इतना 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 प्रेशराइज कर देता है इसको, इतना तेज़ी से पीछे फेंकता है कि इसको एक थ्रस्ट फोर्स मिल जाता है आगे की तरफ, है ना। इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है अंदर इधर फेंकने के लिए हवा को,
है ना, गर्म हवा कर देता है पूरा नचा नचा के। इसके बाद थ्रस्ट मिलता है तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कार भी है, पेट्रोल भाई नेचुरल रिसोर्स है, डीजल नेचुरल रिसोर्स है, आप उसको क्या कर रहे हैं, जला जला के क्या कर रहे हैं, एनर्जी उसमें से निकाल रहे हैं और उस एनर्जी का यूज करके आप ये चला रहे हैं बच्चों, है ना। ह्यूमन बॉडी है, पता है कोई भी बॉडी हो वो एनर्जी इमिट, हीट रेडिएशन इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, तो उसी तरीके से ये भी समझ सकते हैं। तो हर जगह पे यूज है भाई, इतना सारा यूज ही तो है। रेफ्रिजरेटर है, अगर आपके घर फ्रिज हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे कमा कर ले लीजिएगा, तब देखिएगा हीट यहाँ पे क्या होता है ना कि अंदर ठंडा कैसे मेंटेन कर ले रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तार लगा हुआ है और ये ठंडा हो रहा है अंदर, ऐसे कैसे भाई। तो इसके पीछे अगर आप देखें ना तो इसके पीछे गरम गरम लगता है ऐसा देखेंगे आप, इसके पीछे गरम लगता है, वो वही चीज़ कर रहा है ना, गर्म हवा को इधर पीछे कर देता है और अंदर ठंडा हो जाता है। एसी की तरह ये भी काम करता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ें ये सब यूज होगी बच्चों, है ना, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया ये बता दिया, ये सब और अच्छे से बताऊंगा। सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स ऐसे ऐसे रियल लाइफ में है भाई, है ना। हीट और टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी है ना, इसका बहुत सारा यूज है भाई, बहुत सारा यूज है। देखिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पे। थ्योरेटिकल है तो ऐसा नहीं कि सो जाना है, सो कर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बच्चे बोलेंगे मैं सोया ही हूँ था सर थर्मोडायनेमिक्स जो है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ओके, हीट और टेम्परेचर के डील करता है बिल्कुल, और इंटर कन्वर्जन करता है हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब मैंने बोला ना अभी, या तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बच्चों। हीट एनर्जी अभी मैं बताया इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। कोयला से आप लोग देख रहे थे, बहुत सारा चीज़ कन्वर्जन है बच्चों, एक दो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स से जो मैक्रोस्कोपिक साइंस, मैं ये बताने वाला हूँ मैक्रोस्कोपिक साइंस क्यों बोला जाता है। पहले ये समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जो बताता है, जो एक्चुअल में बता रहा है कि हीट और टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ना है ना, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। आपको लगेगा ये तो पढ़ चुके हैं लेकिन और आगे भी जाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझिएगा, एक मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जो हीट एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है किसके साथ, वर्क के साथ। हीट एनर्जी होता है बच्चों, ठीक है, उसी तरीके से वर्क भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है भाई। ये कब हुआ बच्चों, हुआ। देखिए इसको भी आप जूल में ही मेजर करते हैं, हीट को, वर्क को भी आप जूल में मेजर करते हैं। होता कुछ नहीं है, आप कभी कभी काम करके किसी चीज़ को हीट में, उसको फॉर्म में बदल देते हैं, हीट के फॉर्म में बदल देते हैं, और हीट को कभी कभी वर्क के फॉर्म में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं भाई, ऐसे बदल देते हैं, मान लीजिए आप कोल्ड वेदर में हैं, कोल्ड वेदर में है तो आप क्या करेंगे, अपने हैंड्स को रब करेंगे भाई, हैंड्स रब अगर करें हम ऐसे ऐसे, भाई ठंडा लग रहा है, देखिए गर्म होने लगा, आप करके देख लीजिए। घिसने से ये मैकेनिकल, ये हम काम कर रहे हैं, ये हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा शरीर काम कर रहा है। हम खाना खाए होंगे तो खाना जाके केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, उससे हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और इस मैकेनिकल वर्क से हीट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। गर्म लगने लगता है भाई ऐसा करते करते, रगड़ते, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, कोल्ड वेदर में आप जो क्या कर रहे हैं, हैंड्स को रब कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्क करके क्या कर रहे हैं आप, हीट जनरेट क्या कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में बस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे आपको हीट एनर्जी मिलती है भाई। ये बस छोटा सा एग्जांपल है हीट एनर्जी में तो ये क्या हुआ, कन्वर्ट ही तो हुआ भाई, हीट में ही तो हुआ कन्वर्ट, सिंपल। तो आपने किया क्या, हैंड रब करके थोड़ा सा हीट जनरेट कर दिया, तो कुछ हीट जनरेट नहीं, सॉरी मैं जनरेट क्यों बोल रहा हूँ, हीट में आप बस उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। जनरेट किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता है, जनरेट कैसे करता है, हम पैदा थोड़ी कर रहे हैं भाई हम हीट थोड़ी पैदा कर रहे हैं, आप बस कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और कभी कभी वर्क से भी, है ना, जैसे समझ सकते हैं
ये हमने क्या किया, काम किया, मैकेनिकल वर्क किया, वर्क से हीट में बदला, मतलब ऐसे गया है। अब हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं हीट एनर्जी से। तो हीट एनर्जी से कैसे जा सकते हैं, अगर वाटर रखा हुआ है, बॉइल्ड वाटर एंड गेट स्टीम, है ना, स्टीम मतलब कि भाप बहुत ज़्यादा बनेगा, और भाप से हम लोग क्या कर सकते हैं ना बच्चों, भाप से हम लोग ट्रेन चला सकते हैं, बिल्कुल मूविंग ट्रेन बना सकते हैं। ऐसे ही तो हुआ था, बहुत ज़्यादा भाप है ना, तो उसमें, है ना, वो प्रेशर भी क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा भाप, जैसे प्रेशर कुकर में हो गया भाई, कितना प्रेशर से वो भाप निकलता है ना, तो उसी का यूज करके मूविंग ट्रेन में हम उसका व्हील चलाते हैं। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल में ही तो बदला भाई, मैकेनिकल मतलब चलने लगा, है ना, मैकेनिकल वर्क में बदला। और यहाँ पे क्या था, हीट एनर्जी था, हीट ही तो मिला उसे। ये जेम्स वाट ने बनाया था ना ये चीज़, जेम्स वाट नाम था उस साइंटिस्ट का जिन्होंने ऐसा किया। स्टीम जो है ना, स्टीम इंजन बनाया था उन्होंने, पानी को उबाल उबाल के उसका भाप का यूज कर करके उसका वहाँ से हीट एनर्जी मिलता था, उष्मा मिलता था, उष्मा बोलते हैं हिंदी में, और उसको यहाँ पे ट्रेन का पहिया चलाने में उनको काम आया, है ना। तो ये पुराने टाइम में ऐसे उन्होंने यूज किया था, चीज़ें बहुत सारी है ना। तो इस टाइप से समझ सकते हैं, मतलब कन्वर्जन होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है बच्चों, समझिएगा बस। और ये बोला जाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है। माइक्रोस्कोपिक साइंस क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक साइंस क्या है भाई, ये अलग ही प्रकार का साइंस आ गया, नहीं अलग ही प्रकार का नहीं है। देखिए, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है। इसमें बस यही डिफरेंस है ना कि माइक्रोस्कोपिक में हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें जो होती थी ना, एटम के अंदर होती थी। मॉलिक्यूल्स जो हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यही सब तो पढ़ना रहता है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसमें ऐसे मेसॉन होता है, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। एटम के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, ऐसा चीज़ें हम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक साइंस, अब बिल्कुल डेप्थ में चले गए, लेकिन यहाँ पे नहीं जाना है, ये मैक्रोस्कोपिक है। आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें ऑब्जेक्ट में, इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैटर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एटम्स होते हैं, है ना। बस यही इतना ही तक हमें रहना है। और मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे, तो उनमें एनर्जी आ जाएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, कैसे बदलेगा, चीज़ें सब देखेंगे। तो है ना बच्चों, बस हम देखेंगे कि उसके अंदर मैटर के अंदर बस मॉलिक्यूल्स, एटम्स मौजूद है, हमें नहीं पता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर जाना ही नहीं है। तो ये मैक्रोस्कोपिक ही तो हुआ, बस ऐसे ही टर्म है। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत अंदर डीप में चले गए, है ना, कितना चार्ज है, इस चार्ज में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, कुछ नहीं, ये सब देखना ही नहीं है हमें। हम लोग पढ़ते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, अलग नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्या Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे वो सब कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसलिए बोला था मैक्रोस्कोपिक है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए आपको। इसको नीचे कर दूँ क्या, चलिए ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर भी होना चाहिए, आसान है चीज़ें। थोड़ी सी अगर डाउट भी रहे ना तो आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आगे यूज होगा। एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, ये दोनों अच्छी बात है समझना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिस्टम मतलब होता है कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का चीज़, समझिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ये इनर वर्ल्ड की बात करता है, अंडर वर्ल्ड नहीं, इनर वर्ल्ड है, ठीक है। इनर मतलब अंदर की दुनिया, ठीक है। सराउंडिंग मतलब कि बाहर की दुनिया, इतना आसान है। हाँ भाई, ये बाहर की दुनिया की बात करता है। आप कौन से दुनिया में रहते हैं बच्चों? ओह, मैं तो पृथ्वी पे रहता हूँ, ठीक है। इनर वर्ल्ड मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर एटम्स, सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स confined in a certain boundary such that it क्या बोल रहा है, such that it has certain value of pressure, volume, temperature। बिल्कुल बात सही है, ये बस ऐसे ही बोल दिया गया है। देखिए, मतलब एक ऐसा बाउंड्री सेट करना है, एक ऐसा बाउंड्री बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे, ढेर सारे
एटम्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हों। बिल्कुल, अगर गैस ही ले लें तो गैस में बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उसको जिस शेप ऑफ कंटेनर में रखते हैं, जिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में रखते हैं, उसका वही वॉल्यूम हो जाता है। तो उसको हमने इसमें रख दिया, तो वो जो मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो खुद का भी तो खुद जैसे उसको में एनर्जी दी है तो वो प्रेशर भी उसमें आ जाता है। टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर पे हमने उसको रखा भी है, उसका कुछ वॉल्यूम भी है। तो इसीलिए बोला जाता है ये सारी एक चीज़ों पे वो रहता है। उसके पास सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है। कुछ समझ में आया बच्चों? अरे यार, एक बाउंड्री के अंदर बस बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स या फिर किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स उसमें रखे हुए हैं, बस यही समझिए। और उनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा। मैं बताऊंगा कि ये कैसे आएगा, कैसे उसका प्रेशर कहाँ से आ गया भाई, वॉल्यूम कैसे हो गया, टेम्परेचर कहाँ से आ गया, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस वही इतना ही समझना है। और एनीथिंग आउट ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम, अब सिस्टम के बाहर का चीज़ को सराउंडिंग बोल देते हैं। इन विच एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा आप। इस टाइप का है। तो ये क्या है बच्चों, ये जो बीच वाली चीज़ देख रहे हैं ना, ये आपका बाउंड्री हो गया। ये बाउंड्री हो गया, बाहर को सराउंडिंग बोल देते हैं। और अंदर को क्या बोल देते हैं? सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। तो अंदर के चीज़ को सिस्टम बोल दिए। अंदर मान लेते हैं बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं भाई। एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अरे भाई, जब मैटर को तोड़ के हम लोग देखेंगे सबसे छोटा पार्टिकल में आ जाते हैं ना। सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, नहीं उससे भी थोड़ा सा बड़ा। तो वो बोल देते हैं कि हम लोग की मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बना होता है ना कोई भी चीज़। जैसे ये आप मार्कर ही देख रहे हैं, तो ये किसी छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना है ना। तो वो छोटे से चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि इसमें एटम्स, बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इनका कुछ सर्टेन टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर का मतलब ये है कि इसका कुछ टेम्परेचर तो होगा ना भाई। अगर कोई चीज़ रखा गया है, यही चीज़ है, इसी चीज़ को कहीं पे मैं आइसोलेटेड चीज़ पे रख दूँ, जैसे बाउंड्री क्रिएट कर दूँ, इसके अंदर रख दूँ, तो इसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा भाई। सभी चीज़ों का है, आपका बॉडी है, आपका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ही, सभी चीज़ों का होता है। तो उसी तरीके से ये गैस मॉलिक्यूल्स हो, जो भी मॉलिक्यूल्स हो, उनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा भाई, ठीक है। और तो और इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो होगा ही, क्योंकि जिस शेप में चले गए वही उसका वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम हो ही गया। अब समझिएगा प्रेशर कैसे होता है। तो अगर आपने इसको एनर्जी दे दिया, हीट एनर्जी बोल सकते हैं, अगर आपने इसको हीट एनर्जी दे दिया बच्चों, यहाँ से हीट एनर्जी दे दिया, तो ये होगा क्या? हीट एनर्जी के कारण ये सब मॉलिक्यूल्स पगला जाएंगे। पगलाने का मतलब होता है ना भाई, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं। रैंडम मोशन के कारण ये सब मॉलिक्यूल्स जाकर ये दीवार पे टकराते हैं, खुद में टकराते हैं, ऐसा तो होगा ही। तो जाकर यहाँ इतना ज़्यादा टकराने लगते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे टकराने लगते हैं। तो टकराने के कारण यहाँ पे किसी फोर्स से ही तो टकराएंगे भाई। तो किसी फोर्स से यहाँ पे टकराने के बाद ये किसी एरिया में टकराते हैं भाई। ये एटम्स जाकर सारे यहाँ पे दीवार पे वार कर रहे हैं, है ना। इतना ज़्यादा रैंडम मोशन है कि हर जगह पे हो रहा होगा, लेकिन मान लेते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया पे ही हो रहा है ना। कुछ एक एरिया पे ही हो रहा है, मान लेते हैं इस एरिया में ही हो रहा है। कोई चीज़ ऐसे बार बार ऐसे ऐसे टकरा रहा है, ऐसे ऐसे टकरा है ना, कुछ फोर्स से ही तो टकरा रहा होगा उस, और कुछ एरिया पे टकरा रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रेशर जब क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देते हैं। तो एटम्स जिस फोर्स से यहाँ पे जा रहे हैं, उसको एरिया, यहाँ पे जिस एरिया पे जा रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि इनके पास कुछ ना कुछ प्रेशर भी होता है भाई। ओके ओके ओके, है ना। इसीलिए बोला जाता है इनके पास कुछ प्रेशर भी होता है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है ना भाई, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, मैं जो आपको अभी बताया कैसे प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे होती है, ठीक है। क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी चीज़ आपको बताते हैं। ये चीज़ है कि जैसे ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो अंदर का ये सिस्टम है, ये सिस्टम खुला भी हो सकता है ना भाई, ये सिस्टम बंद भी हो सकता है। तो वही चीज़ को बस बताना चाह रहा हूँ मैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो तीन तरह से हम देख सकते हैं। एक है कि ओपन सिस्टम है, एक है क्लोज। मैंने बोला ना, या तो ये सिस्टम खुला हो तो क्या होगा, उसमें बोथ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा भाई।
अरे यार ये जो भी बनाया गया है बाउंड्री, हम इसको खोल दें, ये 3D में था बच्चों, 3D में ऐसे पूरा पैक था तो अंदर का कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम खुला कर दें, अगर इसको ढक्कन ऊपर से खोल दें तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर अंदर जाएगा, जो प्रेशर था सब मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, है ना, चीज़ें कुछ ऐसा हो गया। वही बोल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है और मैटर का भी हो सकता है। मैटर मतलब कि क्या, ऐसा चीज़ जिसका पास कुछ मास हो और उसका कुछ वॉल्यूम भी हो, है ना। भाई मैटर क्या बोलता है, ये पेन है तो ये पेन का कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम घेर रहा है कि नहीं, ये जहाँ रखूँगा इतना वॉल्यूम तो ये घेरेगा ही, है कि नहीं। जो भी चीज़ हो बच्चों, ये मेरा ये हेडफोन देख रहे हैं आप, इसका कुछ मास है और इसका कुछ मास है, और इसको मैं किसी जगह पे रखूँगा तो उतना जगह छेकेगा, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। समझ रहे मैटर किसको बोलते हैं। एनर्जी क्या है बच्चों, एनर्जी समझिए, एनर्जी क्या है कि ये कैपेसिटी टू डू वर्क होता है ना, मतलब कि काम करने की क्षमता बोल सकते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे एनर्जी बोल दिया जाता है। मैंने बोला ना एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टिबल, तो वहीं से समझिए ये एनर्जी है, किसी चीज़ का कुछ एनर्जी है बच्चों, है ना, ऐसा समझिए। तो मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता है ओपन सिस्टम में, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए आप, पूरा समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम कोई कंटेनर लिए हैं और इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं नीचे से, और इसमें क्या था, पानी था भाई। पानी को नीचे से गर्म करते जाएंगे तो देखेंगे आप कुछ टाइम के बाद ये पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, ये पानी का लेवल और घटता जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट एनर्जी देने के कारण यहाँ पे जो स्टीम बन रहा है वो स्टीम बाहर ही निकलता जा रहा है, और स्टीम निकल रहा है तो वहाँ पे उसका मैटर, मतलब कि ये पानी के मॉलिक्यूल से पानी भी निकल रहा है बाहर स्टीम के फॉर्म में, तो इसलिए पानी यहाँ पे कम होता जाता है। जो पानी होता है ना बच्चों, वो कम होता जाता है। पानी का लेवल ऐसे यहाँ पे इतना है तो धीरे धीरे फिर घटता चला जाता है, क्योंकि भाई उसमें मैटर ही निकल गया। मैटर मतलब जो उसमें सामान है वही बाहर निकल गया, तो पानी ही बाहर निकल रहा है स्टीम के फॉर्म में, तो धीरे धीरे तो कम ही होगा। और तो और एनर्जी भी यहाँ पे सराउंडिंग में जा रहा है भाई, क्योंकि हीट कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो एनर्जी भी बाहर जा रहा है। हीट एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं और यहाँ से एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। क्लियर होगा, क्योंकि ओपन सिस्टम है ना, ओपन है पूरा। आई थिंक क्लियर होगा। here both water molecule and energy go to the surrounding, है ना बच्चों। बस ऐसे बोल दिया जाता है भाई, और कुछ नहीं है। क्लोज सिस्टम में द एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी नॉट मैटर। क्लोज मतलब कि क्लोज कर दीजिए। क्लोज का मतलब समझिए इस टाइप का है, मान लो कुकर ले लेते हैं ना बच्चों, प्रेशर कुकर की बात कर रहा हूँ मैं, और कुकर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सीटी टाइप का होता है, अंदर इसमें भी मान लेते हैं कि कुछ दाल उल बना रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ चावल बनाते हैं हम लोग अंदर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर रखा हुआ है। यहाँ पे छोटा सा सीटी होता है, यहाँ से बाहर ऐसे गर्म हवाएं निकलती है, नीचे से हम लोग वही हीट देते हैं। हो क्या रहा है, अंदर का चावल थोड़ी बाहर आ जाता है, इसका मतलब अंदर का जो मैटर है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मैटर बाहर आता ही नहीं है। लेकिन अंदर से ये चीज़ गैस जो है ना, गैस प्रेशराइज हो जाते हैं और ये गैस बहुत स्पीड से बाहर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी बाहर निकल जा रहा है, इसलिए बोला जाता है यहाँ पे एनर्जी भी बाहर निकल जा रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैटर तो बाहर नहीं गया लेकिन एनर्जी यहाँ पे बाहर गया। किस फॉर्म में गया, है ना, यहाँ पे गैसेज बहुत प्रेशराइज हो गए, गैसेज बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उनकी एक जगह मिलती है बाहर निकलने की, वो ये सिटी होती है, तो यहीं से ये बाहर निकल जाते हैं अपना ये हीट एनर्जी लेकर। मॉलिक्यूल्स आखिरकार क्या किए, जो नीचे से हीट दिए वो हीट एनर्जी अपने मॉलिक्यूल्स आपने वो गेन किया, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पागल हो गए टेम्परेचर बढ़ने के कारण, हीट एनर्जी गेन के कारण, तो वो जो गेन किया है ना वो खुद ब खुद गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे छेद होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी वो मॉलिक्यूल्स ने लिया है और वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, तो वो एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं बाहर निकल गए, ठीक है। आसान है बच्चों, आसान है चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक चीज़ होता है, यहाँ पे
ना ही एनर्जी और ना ही मैटर, किसी चीज़ का बाहर निकलना नहीं होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कोई सिस्टम है भाई, ऐसा कोई सिस्टम बना दिया हमने कि अंदर का जो भी वाटर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, मैटर मॉलिक्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ना, ये सराउंडिंग में ना ही एनर्जी देते हैं, ना ही एनर्जी निकलने देते हैं, और नॉट मैटर, कुछ भी नहीं निकलता है बाहर। हमने कुछ ऐसा ही सिस्टम बना दिया भाई। ऐसा बना सकते हैं क्या हम लोग? आइडियल है ये, आइडियल है, आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइडियल है बच्चों। ऐसा बनाना मुश्किल है भाई, कैसे बना पाएंगे कि उसके अंदर का जो चीज़ रखे हैं वो ऐसा को ऐसा ही रहे। अंदर पानी, गर्म पानी रख दिया, वो 10 साल तक गर्म ही रहे, ऐसा होता है कभी? हम जो रखते हैं स्टील वाले मिल्टन का बोतल लेते हैं, उसमें रखते हैं, तो वो ठीक है 12 घंटे तक रहता है मेंटेन, लेकिन उसके बाद उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब कि पूरी तरीके से वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। भले ही उसको हम क्लोज सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो ऐसा चीज़ बनाना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको आइडियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है बच्चों। इसमें बोला जाता है कि आखिरकार कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होता है। अगर आपने फिजिक्स में पहले देखा हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है फिजिक्स में अभी तक जो आपने पढ़ा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो भाई, और तो और उस पर नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो बोल देते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो हम लोग मैकेनिकल वर्ल्ड में बोलते थे ना मैकेनिकल वर्ल्ड में बोलते थे कि ऐसा चीज़ें होता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक। हम यहाँ पे हीट वगैरह के, टेम्परेचर वगैरह के बारे में देख रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे किस चीज़ को आप नेट फोर्स जीरो करेंगे भाई? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, छोटे छोटे एटम्स है, तो उस पर नेट फोर्स कहाँ से करेंगे? वहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है तो यहाँ पे एफ नेट और टॉर्क नेट नहीं होता है। क्या ही टॉर्क लेंगे आप छोटे से मॉलिक्यूल का, है ना? तो यहाँ पे लिया जाता है क्या कि मान लेते हैं कि अगर मैकेनिकल वर्ल्ड है ना भाई, मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक वर्ल्ड में क्या होता है कि यहाँ पे नेट फोर्स और वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, है ना? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर सेम विथ टाइम और नोट, ये चीज़ देखा जाता है। समय के साथ वो चीज़ वही है या बदल गया, कांस्टेंट बोल सकते हैं या सेम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी कंटेनर में उस मॉलिक्यूल्स को हमने कुछ टेम्परेचर दिया और वो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट ही रहा या नहीं, अगर कांस्टेंट रहा तो इक्विलिब्रियम में माना जाता है। ये बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। व्हेन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल मतलब क्या होता है? वही जो मैंने पीछे बताया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, मोल भी ले सकते हैं आप, ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इनके जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल एटम्स का, उस समय के साथ चेंज नहीं होता है सिस्टम का। सिस्टम विल भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन वैलिड होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने थर्मल इक्विलिब्रियम जानते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जानते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो कि ये जानते हैं, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई? ये तभी होगा ना थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम तीनों वैलिड हो, तीनों चीज़ें हो, तब जाके ओवरऑल ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो पाएगा। आ रहा है समझ में अब? ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि नो नेट फोर्स विल एक्ट्स on system and surrounding। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी नेट फोर्स का ऐसा कुछ हो नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सिस्टम मान लेते हैं कि सिस्टम में है मॉलिक्यूल्स एटम्स रखे हुए वहाँ पे, और अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रेशर के कारण अगर पिस्टन मूवेबल है तो वो कंप्रेस कर देगा ना भाई, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है। तो इसका मतलब प्रेशर भी सेम होना चाहिए। प्रेशर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल सेम, है ना, वो सेम होना चाहिए भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही होगा। व्हेन देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी चीज़ का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा हो। ये तो एक चीज़ बता दिया, और भी बताऊंगा आगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एन द केमिकल कंपोजिशन, है ना, when the chemical composition of system and surrounding will not change या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक आपको पता होगा, बट मैं ऐसे ही बता दिया आपको। मैकेनिकल वर्क मतलब वही होती है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि वहाँ पे नेट फोर्स नेट टॉर्क उस चीज़ पे नहीं लग रहा है। अगर किसी चीज़ में रख दिए उसका पिस्टन मूवेबल होगी, लेकिन फिर भी अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग का, तो वो पिस्टन मूव नहीं करेगा। उसके कारण वो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि वहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब बाहर जो हीट होगा वो अंदर भी होगा, तो उसके कारण ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, उसके कारण भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकता है। या अगर कोई ऐसा हमने वाल बना दिया सराउंडिंग और सोर्स के बीच में, कुछ ऐसा हमने दीवार बना दिया, उस दीवार को क्या बोलते थे बच्चों? बाउंड्री बोलते थे। बाउंड्री एक ऐसा हमने सेट कर दिया कि उसके अंदर का such type of boundary in which there is no heat pass or exchange from surrounding, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो ठीक है कि अगर यहाँ पे हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में नहीं हो रहा है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एक केस में और भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं एक ऐसा हमने बाउंड्री बना दिया, एक ऐसा कंपोजिशन बना दिया जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनका टेम्परेचर ही कांस्टेंट है। वो बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन करके रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, और 15 डिग्री सेल्सियस पे वो उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो उसका 15 अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से वो हीट ले लेता। लेकिन हमने ऐसा बाउंड्री बना दिया कि वो कांस्टेंट है अंदर, वो बाउंड्री हीट एनर्जी को पास ही नहीं होने दे रहा है। तो उस केस में भी क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम है ना भाई, क्योंकि अंदर का तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बोला जा सकता है बिल्कुल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बस हीट का एक्सचेंज ही होकर बराबर हो जाए तभी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और जब केमिकल इक्विलिब्रियम में हो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब उनका केमिकल कंपोजिशन जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर सारा मैच हो गया हो तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मतलब बेसिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए भाई, गैस है तो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि कुछ और ही बन जाए, है ना। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं ऐसे, है ना। तो सिंपल है यार। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली में होता ही है। एक डायग्राम से मैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है उसके बिहाफ में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक चीज़ बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ,
मैंने क्या बना रहा हूँ, बाउंड्री बना रहा हूँ, बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है बच्चों, पिस्टन। पिस्टन या फिर इन दोनों के बीच में बांटने का चीज़ है। एक ऐसा ही यहाँ पे भी है। चलिए ठीक है, बताया ये जा रहा है कि ये गैस ए है, ये गैस बी है, ए है और बी है। इसका कुछ टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 है। इसका T1, T2, V2, P2 है। यहाँ पे ये जो वाल बनाया गया है, ये दीवार जो बनाया गया है यहाँ पे बच्चों, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार बनाया गया है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या होता है, तो इसके लिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कहीं पे अगर आपको दिख जाए एडियाबेटिक लिखा हुआ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि जो वाल है वो नॉन कंडक्टिंग है। ये नॉन कंडक्टिंग है और नो हीट एक्सचेंज होगा यहाँ पे, नोट हीट एक्सचेंज होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। एडियाबेटिक क्या हो गया। और एक और यूज होता है डायाथर्मिक। चीज़ें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आगे यूज होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये कंडक्टिंग है और ये हीट एक्सचेंज कर सकता है, ये हीट एक्सचेंज कर सकता है बच्चों। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें यूज होगी। यहाँ पे एडियाबेटिक वाल लगाया हुआ है, तो एडियाबेटिक है तो ये हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा भाई। इधर जो यहाँ टेम्परेचर है, इधर टेम्परेचर है, वो सब अलग अलग है। ये ऐसा दीवार है कि इधर से ना हीट इधर जा रहा है ना हीट इधर जा रहा है, कांस्टेंट है दोनों तरफ। तो इसका बोला जाएगा ये चीज़ यहाँ पे सारा चीज़ इसका कांस्टेंट है भाई, ये चीज़ इसका सारा यहाँ पे कांस्टेंट है भाई। तो ये अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं इसको। टेम्परेचर मेंटेन है भाई, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में अवेलेबल है, ये दोनों चीज़ है। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे इस दीवार को बदल के डायाथर्मिक कर दूँ, अब मतलब कि ये कंडक्टिंग हो गया भाई। इसका मतलब अब कुछ हीट इधर से इधर जाएगा, कुछ हीट इधर से इधर आएगा। ये दीवार ही कंडक्टिंग है भाई। ये दीवार को ही मैंने कंडक्टिंग बना दिया भाई। मतलब हीट अगर आ रहा है तो अगर इसके पास कुछ हीट है भाई, अंदर के इस मॉलिक्यूल के पास कुछ हीट है, तो हीट के कारण ये पगला गया होगा। तो ये पगलाने के बाद क्या होगा, पगलाने के बाद इधर इधर पूरा ऐसे करके रैंडम मोशन दिखाएगा। रैंडम मोशन के कारण कुछ बहुत सारे ढेरे मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, अटैक होगा इस पे, इस टाइप का। तो अटैक होने के कारण इसका भी टेम्परेचर कुछ राइज करा देगा। और ये डायाथर्मिक है तो ये कंडक्ट कर लेगा, फिर इधर भी टेम्परेचर कुछ बढ़ा देगा क्योंकि इधर कम था, तो टेम्परेचर इधर बढ़ेगा तो इधर के मॉलिक्यूल पगला जाएंगे, तो ये भी रैंडम मोशन करेंगे। तो दोनों तरफ कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें होते रहेगी। होते होते कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर टी टाइम क्या होगा, दोनों तरफ का टेम्परेचर TA और TB बराबर हो जाएगा भाई, दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इनका कुछ प्रेशर आ जाएगा, P1 डैश हो जाएगा, इधर कुछ वॉल्यूम हो जाएगा, P1 डैश हो जाएगा, इधर हो जाएगा P2 डैश और इधर V2 डैश हो जाएगा। हमें नहीं पता है क्या हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर दोनों तरफ सेम हो जाएगा क्योंकि डायाथर्मिक यहाँ पे वाल हमने लगाया था। बिल्कुल, तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी बच्चों। ये कंडक्टिंग था, कंडक्टिंग वाल था, ये नॉन कंडक्टिंग था, सॉरी। तो ये बहुत आसान है भाई, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये और ये सबसे बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें बस इतना ही देखना था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जीरोथ लॉ का मतलब क्या है भाई, जीरो मतलब जीरो लॉ। आखिरकार इसको जीरो क्यों बोल दिया गया, लॉ है ना बच्चों। एक्चुअली में यहाँ पे दो लॉ थे थर्मोडायनेमिक्स में, पहले बताए गए थे, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा मैं आगे, बट ये दोनों था। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो चीज़ है ना जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि सिस्टम है अगर दो A B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्ड सिस्टम से, तो इसका मतलब A B थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बोलेंगे क्या ये बोल दिए, मेरे को समझ भी नहीं आया तो इन्होंने ये चीज़ बोला, तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ आने के बाद बोला।
तो बोलेंगे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद बोला तो इसका मतलब कि थर्ड लॉ होना चाहिए। लेकिन ये इतना बेसिक है ना, इतना बेसिक है कि ये चीज़ें पहले भी पता थी लोगों को। मैं बताऊंगा तो आपको भी लगा रहा है ये तो ठीक है। तो बोला गया कि फिर अब क्या करें, तो थर्ड लॉ नहीं देना है तो अब उसको जीरो दे देते हैं। 1 के पहले क्या आएगा, जीरो, तो जीरो दे दिया। कुछ किया नहीं, ऐसे ही बता दिया उन्होंने। तो ये चीज़ जो इस यहाँ पे बताया गया वो क्या बताया गया कि अगर आपने एक ऐसे करके बना दिया भाई, बाउंड्री सेट कर रहा हूँ सर, आप बाउंड्री बहुत सेट करते हो, करना पड़ता है बच्चों। चलिए भाई, एक ये बाउंड्री है, समझिएगा ये चीज़ मैं क्या बना दिया। इसमें गैस ए रखा गया है, इसमें गैस बी रखा गया है, इसमें गैस सी रखा गया है, ठीक है भाई। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, गैस सी के भी कुछ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल भाई अवेलेबल है। ये वाल जो बना रखा हूँ मैं, ये वाल, ये कौन सा वाल है भाई, एक मिनट इसको कॉपी करके, क्योंकि मेरे को आगे भी काम आएगा ये चीज़ बच्चों, तो इसको मैंने कॉपी ही कर लेना है और इसको मैं आगे बना देता हूँ भाई। थोड़ा सा टेढ़ा ही था। समझिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक वाल है, ये वाल कैसा है, ये है बच्चों एडियाबेटिक, मतलब यहाँ पे हीट कंडक्ट नहीं होगा। और ये एक वाल जो मैंने बना रखा है, ये वाल है डायाथर्मिक भाई। समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर ऐसा चीज़ है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो हीट का कंडक्शन होगा, इधर से इधर हीट जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है, हीट इधर से इधर आ सकता है, हीट इधर से इधर जा सकता है कि नहीं, इधर से इधर जा सकता है। लेकिन एक बात समझिएगा, इधर से इधर कुछ ट्रांसफ़र और कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं हीट का। हीट जो भी है इधर इधर जा सकता है, नीचे ऊपर जा सकता है। तो ये गैस ए और गैस बी का इधर से इधर जाना आना, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं T1 था पहले, इधर T2 था, इधर T3 था। बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा बच्चों, आखिरकार ये क्या है भाई, अगर कंडक्टिंग है तो इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ही तो है ये तीनों, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ए बी सी जो है क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। हुए कि नहीं, क्योंकि यही कंडक्टिंग है ना, तो इधर का हीट कुछ इधर जाएगा, इसका टेम्परेचर बराबर कर देगा, और इधर भी कुछ ऐसे जाएगा, इधर कुछ इधर आएगा, तो इन दोनों फिर बराबर कर देगा। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब कि ये दोनों भी तो बराबर ही होगा। नहीं समझ में आया भाई, टी ए टी सी के बराबर हो गया, और इधर देखा गया कि टी बी टी सी के बराबर हो गया। ये और ये दोनों बराबर करेंगे तो फिर टी ए बराबर टी बी नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में मैंने क्या किया कि इस वाल को मैंने चेंज कर दिया। इस वाल को कैसे चेंज कर दिया, इसको वाल को मैंने बना दिया अब हमने एडियाबेटिक सेकंड केस में, और इसको या तो वही रहने दीजिए एडियाबेटिक, या तो यहाँ पे आप डायाथर्मिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रहने दीजिए पहले वाला ही एडियाबेटिक, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आंसर वही आएगा। कुछ टाइम के बाद जब इसका टेम्परेचर तीनों बराबर हो चुके हैं, टी ए टी बी और टी सी सब बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एडियाबेटिक, मतलब अब इधर हीट का एक्सचेंज कुछ नहीं होने वाला है। अब जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो बस इधर से इधर या इधर से इधर होगा। भाई ऑलरेडी इसका टेम्परेचर बराबर है, तो हीट का एक्सचेंज क्यों ही होगा। जो मैं देख रहा हूँ इधर का कुछ चीज़ है और इसका टेम्परेचर वही है, इसका भी टेम्परेचर वही, दोनों बराबर लेवल पे हैं, तो क्यों आपस में लड़ेंगे, क्यों आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब इन दोनों का भी बराबर होता है। तो यही तो ये लॉ बोल रहा है कि अगर एक गैस दूसरे किसी गैस के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और यही गैस किसी और के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि पहला और लास्ट वाला गैस भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसीलिए ये चीज़ ऐसे बोल दिया जा रहा है कि ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम्पल भी मैं अगर देना चाहूँ आपको, अगर कोई लड़का है, कोई यहाँ पे एक आदमी है और ये एक आदमी है, आपको नहीं पता ये दोनों कौन आदमी है, ये आप हो ये और ये कोई और है, और आपका दोस्ती सी के साथ है,
आपका कोई दोस्त सी है और बी का भी कोई दोस्त सी है, समझिएगा, तो इसका मतलब आप जिससे दोस्ती की हो एक और लड़का इससे दोस्ती कर चुका है, तो इसका मतलब आप दोनों भी इंटरेक्शन करने लगोगे, ए और बी, और ए और बी भी दोस्त बन जाएंगे क्योंकि सी के इन दोनों कॉमन है। मैं भी सी का दोस्त हूँ और एक और आदमी सी का दोस्त है, इसका मतलब मैं और वो आदमी दोस्त बन जाएंगे। लेकिन एक्सेप्ट एक केस बहुत यहाँ पे विचित्र है, एक्सेप्ट कि सी कोई लड़की नहीं होनी चाहिए भाई। अगर सी कोई लड़की हो गई और आप उसके दोस्त हो और पता चला कि बी भी उसका दोस्त है, तो ये कदापि नहीं हो सकता कि ए और बी दोस्त बन जाए। कभी नहीं हो सकता है भाई। समझिएगा, सी लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर सी लड़की हो गई, ये लड़का दोस्ती कर लिया है और ये लड़का भी दोस्ती कर लिया, तो इन दोनों में फिर मार हो जाएगा। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे कभी। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। समझिएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बस बॉयज़ में के केस में ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यही था भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बता दिया। बस चीज़ें बस ऐसे समझने के लिए था ये सब चीज़ें, और कुछ उतना हार्ड नहीं है। तो यहीं पे आने के लिए आपको मैं दूंगा बड़ा वाला थैंक यू। चीज़ें और बताऊंगा मैं कि कैसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चीज़ें बड़ी है लेकिन समझेंगे तो चीज़ें आसान लगेगी। तब तक के लिए बच्चों ओके बाय, कल भी और चीज़ें बताना है। बाय।